नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल शो, स्पेशल कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को यानी अर्थशास्त्र को डिस्कस करते हैं। राजनीति को समर्पित वार्तिक टीवी का यह विशेष एंटरप्राइज हम आप सबकी जागरूकता के लिए लेकर आते हैं, जिसमें कि हम जान सकें, हमारे मतदाताओं को जागरूक कर सकें कि किस तरह की राजनीति उनके इर्द गिर्द चल रही है, किस तरह से राजनेता वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं और फिर जीत के बाद किस तरह उन पर अमल करते हैं या कि नहीं करते हैं, किस तरह देश की राजनीति जा रही है, किस तरफ हम सोच रहे हैं, किस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं और किस तरह के देश में हमारे जो प्रदेश हैं वो आगे विकास में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से हमारे प्रदेशों की गति चल रही है और प्रदेशों में किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह से वहां के नेता काम कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम ये विशेष कार्यक्रम आप तक आपके समक्ष लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले, लगभग 6 दशक का अनुभव सक्रिय राजनीति में रखने वाले चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ होते हैं। और चंद्रराज सिंह भी जी इस कार्यक्रम के चूंकि सूत्रधार हैं, इसलिए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की राजनीति है और विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए, सियासत में आने के लिए वादे करती हैं या कि देश हित भी उनमें छुपा हुआ है। ये सब मुद्दे उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और आप तक उनके लंबे अनुभव की जानकारी लेकर आने का एक क्रम हम किया करते हैं। तो हम चंद्रराज सिंह भी का स्वागत करते हैं। सिंह भी साहब, स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। तो वैसे तो कार्यक्रम के सूत्रधार आप हैं, लेकिन मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष रख देता हूं, फिर आप हमें बताइएगा कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, संसद में चूंकि बजट सत्र चालू है और हम बजट सत्र के दौरान जो हंगामा चल रहा है इसकी, या कि कल राहुल गांधी का जो धमाकेदार, जो हंगामेदार भाषण रहा और विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला, उसके ऊपर आए। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बजट इस बार पेश किया गया है, केंद्रीय बजट, उसको आप किस तरह का मानते हैं? क्या आपकी टिप्पणी है इस बजट को लेकर? बजट अच्छा है, जनहित का बजट है, पार्टी हित का बजट नहीं है। इस बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों पर होने वाले बजट की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। अगर यही बजट कोई और पार्टी देती तो पार्टी की बात, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के लोगों की मदद, पार्टी की सेवा, पार्टी की रक्षा, पार्टी को बढ़ाना, पार्टी को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति भावना लाना और जनता के अंदर पार्टी की जय जयकार करवाना, इस उद्देश्य से बजट बनाती। लेकिन सीतारमण के इस बजट ने कहीं भी पार्टी का हित नहीं देखा। इसके बावजूद भी विपक्ष चिल्ला रहा है, क्योंकि विपक्ष की आदत है चिल्लाने के अलावा विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। अब राहुल गांधी के धमाके की बात मत करो। आप कैसे धमाका दे सकते हैं राहुल गांधी? उनके हाथ में तो धमाका पकड़ने की ताकत ही नहीं है। वो बिना सोचे समझे फेंक देते हैं और उनके द्वारा फेंका हुआ कोई भी पत्थर आबाद कर देता है तो लोग कहते धमाका कर दिया। क्या खाक का धमाका कर दिया? आप मुझे ये बताइए, क्या इस बजट के अंदर हिंदुत्व पर पैसा खर्चा गया? क्या इस बजट के अंदर आरएसएस के पक्ष की कोई बात कही गई? क्या इस बजट के अंदर राष्ट्रवाद के विरोध में कोई काम किया गया? क्या इस बजट के अंदर कोई भी ऐसा काम किया गया जिससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मदद मिले, उत्तर प्रदेश के दलितों के बारे में मदद मिले? क्योंकि अभी दलितों के वोट उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी है। अगर चाहते तो मोदी जी इस बजट में एक धारा ऐसी भी लगा सकते थे जिससे दलितों को बहुत ज्यादा चापलूसी का मजा मिल जाता और भाजपा की वोट बढ़ जाती, पर मोदी जी की सरकार ने यह भी नहीं किया। मैं खुद जानना था तुम बजट में और क्या होता है। कुछ टैक्स लगते हैं, कुछ सुविधाएं बढ़ती है, कुछ सुविधाएं हट जाती है। बजट का मूल आधार ये होता है, घाटा नहीं होना चाहिए, सरकार चलती रहनी चाहिए, कर आते रहना चाहिए, जीएसटी का कलेक्शन होना चाहिए, लोगों को टैक्स देना चाहिए, ईमानदारी काम होना चाहिए, बेईमानियों का मुंह काला हो जाना चाहिए। इस बजट में कुछ किया, ऐसा किया गया। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई दूंगा और दावे के साथ कहता हूं ये बजट का दूरगामी प्रभाव होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा खर्चना कितनी बड़ी बात है।
सेना का बजट 48,000 करोड़ बढ़ा देना कितना बड़ा सुकून है। सेना के बजट बढ़ाने का भी विरोध प्रशंसा नहीं करता, उन्हें सेना से मतलब ही नहीं है। ये विरोध तो सैन्य शक्ति का ही दुश्मन है। अरे सबसे कम से कम ये तो बोलता राहुल गांधी कि मोदी जी आपने 48,000 करोड़ का बजट बढ़ाकर सेना की रगों में शक्ति का संचार किया है, आप बधाई के पात्र हो। वो भी नहीं किया। फिर हम चाहते क्या है? क्या केवल आलोचना के नाम पर आलोचना की जानी चाहिए? क्या बुराई के नाम पर बुराई की जानी चाहिए? बीच में आपसे इंटरजेक्शन कर रहा हूं कि आपने अभी कहा कि मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और बजट के लिए आपने जो बात कही है, इसमें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये बजट गैर सियासी बजट है, मतलब गैर राजनीतिक बजट है और एक विजन डॉक्यूमेंट की तरफ देख रहे हैं इस बजट को? आप क्या कहेंगे? इसमें आपको क्यों संदेह है? ये पहला बजट है जब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने पार्टी के हितों को छोड़कर राष्ट्रीय हितों पर फोकस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा, सेना को 48,000 करोड़ की देन, ये सब क्या है? क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की रक्षा होती हो, हिंदुत्व की रक्षा होती हो, बनारस या काशी के मंदिर की रक्षा होती हो? द वेरी गुड बजट गिवन बाय सीतारमन, आई हाईली अप्रिशिएट दिस। मुझे तो दुख इस बात का है कि सारा विपक्ष नापक्ष की तरह बैठा है। अच्छा चलिए, इस पर कुछ गलतियां है, सुझाव दीजिए, गिव योर प्रपोजल, प्रस्ताव दीजिए, राय दीजिए, अपनी बात कहिए, गलतियां निकालिए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। कोई करता है? राहुल गांधी ने धमाका कर दिया। क्या धमाका कर दिया? राहुल गांधी क्या, आपने तो कुछ है ही नहीं, धमाका क्या करेगा? राहुल गांधी अगर रियल बम को छोड़ेगा तो भी वो फिरकी की तरह घूम जाएगा। आप तो कहते हो राहुल गांधी क्या कर दिया, मुझे बताइए आप। व्हाट पॉजिटिव दे हैव सेड? व्हाट पॉजिटिव कांग्रेस हैव सेड? व्हाट पॉजिटिव सपा हैव सेड? What positive any other party has said? I think the very perfect budget in the present circumstances, and Modi and Sitaraman are to be appreciated for this budget. बिल्कुल सही कही है और हम ये भी जनता में भी ये बात है इस बार, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी ये बात मान रहे हैं, और बजट के भी एक्सपर्ट लोग जो हैं, जो इकोनॉमिक्स के और इसके जानकार हैं, वो भी ये बात जान के कह रहे हैं कि ये बजट जो है ये एक मतलब जब 100 साल पूरे होंगे 2047 में भारत के, तो ये 25 साल का एक रोड मैप तैयार हुआ है इस बजट में, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी ने गरीबों के लिए अंग्रेजी में जो धुआंधार हंगामेदार बात कही है, वो गरीबों के लिए जिस तरह से बात हुई, कल भी चर्चा थी कि वो इतनी हाई लेवल अंग्रेजी में बोल रहे थे कि गरीब शायद उनकी बात समझ ही ना पाए, तो वो मुद्दा जरूर है। सुभाष जी, गरीब की बात करना गरीब के नहीं, गरीब देश का फैशन है। और किसकी बात करेंगे? जनता को वोट चाहिए। अभी भी ये रो रहे हैं कि गरीब बहुत है। अरे अब तो मध्यम वर्ग बहुत बड़ा हो गया है, गरीब की बात कौन नहीं करता है? बड़ा अच्छा लगता है, सुहावना गरीब की बात है। तो हम गरीब के घर में सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जलेबी भिजवाने का इंतजाम राहुल जी आप करवा दीजिए। आपके राज में क्या हुआ 72 साल में? क्या गरीब की सेवा की आपके देश ने? अमीर बड़ा, इन्होंने तो 2 4 अंबानी बढ़ाए हैं, आपके राज में तो हजारों बढ़ गए। इसे बेकार की बात करने का अर्थ नहीं है। यस, अगर गरीबों के बारे में कोई फोकस करना है, गिव योर प्रपोजल, अपना प्रस्ताव दीजिए, अपनी बात कहिए गरीबों के लिए क्या किया जाना चाहिए। डिड यू एडवाइस? आप सलाहकार बनना नहीं चाहते? चाटुकार बनते हो एक तरफ और दूसरी तरफ आलोचक बन जाते हो। चाटुकार और आलोचकों से इस देश की सच्चाई छुपती नहीं है। हर आदमी गरीब की बात करता, गरीब की बात वोट है। गरीब की बात करते करते मायावती सत्ता से बाहर होने की स्थिति पर आ गई। क्या गरीबों का न्याय कर दिया? गरीब की बात कीजिए, भैरू सिंह शेखावत ने अंतरात्मा की योजना लाया था और 28 वोट आए थे 2098 में। और यूजलेस है। देश की बात, देशभक्ति की बात, शक्ति की बात, सेना की बात, सुरक्षा की बात, सीमांत की बात, उत्पादन की बात, प्रोडक्शन की बात, उद्योगों की बात, ये सब मिलाकर के बजट बनना चाहिए। और मैं समझता हूं इनमें से 80% काम इस बार सीतारमन और मोदी ने किया। बोथ आर थैंकफुल फॉर दिस बजट। गुड पॉइंट, एंड बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये बात जरूर है कि विपक्ष को अपना काम करना है, और यदि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होता है तो बात अच्छी लगती है। I will appreciate that. यस, एंड ये भी बात है कि ठीक है, गरीबी की बात, गरीबों की बात या बेरोजगारी की बात, तो ये फैशन हो गया देश में, राजनीति का फैशन नहीं। बिल्कुल फैशन है, और ये मुद्दे अनवरत रूप से चल रहे हैं। और जिस तरह से बजट को देखा जा रहा है उसमें हो सकता है कि अभी ये आकांक्षाएं, जन आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हो, लेकिन एक रोड मैप की तरफ यदि हम देखेंगे तो शायद वो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं इस बात को,
तो हम आगे चर्चा कर लेंगे इस बारे में भी। और अभी बजट सत्र चालू है और इसमें क्या क्या सुधार और विपक्ष की तरफ से दिए जाएंगे वो भी हम चर्चा आगे के एपिसोड्स में करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं, जबकि सियासत गर्म है और उत्तर प्रदेश की हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में खेती हो रही है, अखिलेश भाई बीजारोपण कर रहे हैं। इस फसल के उत्पादन के लिए अतीक अहमद, नफीसा बहन और अब्दुल्ला जैसे अपराधी पैदा होंगे। व्हाट इज दिस? 68 अपराधियों को टिकट दी है। किस बात का वोट मांगता है अखिलेश? अखिलेश के द्वारा जो प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, अरे भाई अखिलेश जी, आप इस देश के अंदर अच्छे पुत्र पैदा करने की बात नहीं करते हो, किसको टिकट दे रहे हो? नफीसा के खानदान को, नफीसा के खानदान को, अब्दुल्ला के खानदान को। यू आर क्रिएटिंग ए क्रिमिनल एम्पायर इन उत्तर प्रदेश। अगर आपने इसी प्रकार की खेती की तो घर घर उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर दुबई वाले आबू पैदा हो जाएंगे। हमें देशभक्त पैदा करने हैं, राष्ट्रभक्त पैदा करने हैं, हिंदुस्तान को बचाने वाले पैदा करने हैं। मां लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, वृंदावन, काशी, इस विश्वविद्यालय इनकी प्रतिष्ठा करने वाले चाहिए। राम के भक्त चाहिए, देश के भक्त चाहिए, राष्ट्र के लिए मरने वाले चाहिए, सिपाही पैदा करने वाले चाहिए। हमें अपराधी नहीं चाहिए, इंस्पेक्टर नहीं चाहिए। और इसी प्रकार इन अपराधियों ने इतना महंगा कर दिया है चुनाव को कि इन पर दया आती है। ये तो बस चलता नहीं है, बाकी ऐसे अपराधियों के चुनाव पर चुनाव आयोग को तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। बार बार हम जीत, तुम कहां से जीत जाओगे? खाली उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है, उसकी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के 30-40 वोट कम होंगे, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और उस गलती को माना गया, सुधारा गया, माफी मांगी गई, प्रधानमंत्री ने उसकी गलती को स्वीकार किया। और क्या चाहते हो आप? क्या गलती भूल माफी नहीं होती? क्या क्षमा वीरों का भूषण नहीं है? शर्म आनी चाहिए, बिना बात का प्रचार कर रहे। और कांग्रेस, धन्य हो कांग्रेस, 5 से 10 सीट पर फिसल गई, कोई मिला ही नहीं। बेचारी अकेली प्रियंका को मैदानी जंग में भेज दिया। मैं तो बधाई देता हूं प्रियंका को, उसकी हिम्मत को, कि वो गई तो है मैदान में। पत्थर खाने की स्थिति, मार खाने की स्थिति, 0 वोट पर आने की स्थिति, फिर भी प्रियंका, यू हैव ग्रेटली डन गुड फॉर द कांग्रेस। अब उन्होंने बुलाया किसको? राजस्थान से सचिन, उसको बुलाया सचिन पायलट को। गुड मैन, राजेश का लड़का है, हमारे बच्चे की तरह है। मैं कहता हूं ये भी एक अच्छा काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में मोदी और अमित शाह के अलावा कौन कौन लोग हैं, उनका पता लगाइए। राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए? मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं काम कर रहा है? आप बताइए ना मेरे को। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये सब उस योगी को डाउन करने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता। योगी मरेगा नहीं, योगी बनाम भोगी की लड़ाई यही है, इसलिए योगी की जीत तय है। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, बनेगी कम, लेकिन अकेले जिस ताकत से लड़ा है उसके चरित्र की प्रशंसा होगी, उसके कार्यप्रणाली की तारीफ होगी। आपने चरित्र की बात की है, आपने 1 मिनट में रोकूंगा आपको। आपने चरित्र की बात की है और जहां पर अपराधियों को टिकट देने की भी बात की है, तो उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता के पैरेलल योगी की पॉलिटिक्स खड़ी हुई है? क्या बात करते हो आप? व्हाट इज रॉन्ग विद योगी? योगी के राज में राम मंदिर बना, योगी के राज में काशी बना, योगी के राज में क्या हिंदुत्व के लिए नहीं आया, देश के लिए क्या नहीं किया? आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को अलग क्यों करते हो? क्या हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है? प्रचार किया गया कि ब्राह्मण वोट नहीं देंगे। अरे सुनो यूपी वालों, राम और परशुराम कभी अलग नहीं होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं। जो राम और परशुराम को अलग करेगा वो सीता को कहां नहीं रख देगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दावे से कहता हूं इस चुनाव के अंदर लोगों को सबक मिलेगा। हाँ, कुछ गलतियां की है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासन ने, गलतियां की, उसकी सजा मिलेगी, इससे मार्जिन घट जाएगा, 300 से 200 के आसपास सीटें आ जाएगी। ये परिवर्तन आएगा तो जो अच्छा करेगा उसका अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा फल मिलेगा। ये तो कायदे की बात है, इसमें आपको एक तरफा होने की क्या जरूरत है? इस चुनाव को जातिवादी क्यों बना रहे हो? इस चुनाव को यादववादी क्यों बना रहे हो? इस चुनाव को ओबीसीवादी क्यों बना रहे हो? इस चुनाव को राष्ट्रवादी क्यों नहीं बनाते हो? इस चुनाव को देश का चुनाव क्यों नहीं बनाते हो? इस चुनाव को राष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं बनाते हो? इसको हिंदुस्तान की शक्ति का चुनाव क्यों नहीं बनाते हो? क्या आपको इस संकीर्णवाद में ही इस चुनाव की परिवर्तन करनी है? और ऐसा है तो शर्म की बात है आपको। अगला मोदी जी का सवाल, इन दोनों एक फैशन चल गया है,
सोशल मीडिया पर कुछ छोटे मोटे टटूजिया लोग मोदी की आलोचना करते हैं, बिना बात, बिना कारण, बिना प्रमाण करते रहो, बोलते रहो गालियां। पर एक बात भूलना मत, उत्तर प्रदेश वालों, यूपी की जीत, मोदी की जीत, मोदी की जीत, राष्ट्र की जीत, राष्ट्र की जीत, शक्ति की जीत, शक्ति की जीत, सेना की जीत है। किसी भी हालत के अंदर उत्तर प्रदेश वालों भुजाओं में भुजा डालकर, आंखें निकालकर, वज्र की मुष्टिका पकड़कर ऐसा करो कि इन लोगों को सबक मिल जाए। हाँ, कांग्रेस के प्रति दया जरूर दिखाना, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी थी और आज भी है। मगर अब करें क्या जब कांग्रेस में दम ही नहीं बचा? चापलूस आ गए, सोनिया जी की जय जयकार करो और कुर्सी पाओ, चाहे कोई प्रांत हो, चाहे राजस्थान भी हो, ये गलत है। इसीलिए कांग्रेस डाउनफॉल की तरफ जा रही है। बाकी कांग्रेस के सिद्धांत तो थे ही। किसने नहीं माना कि नेहरू देश का नायक था? किसने नहीं माना कि लाल बहादुर शास्त्री शांति के प्रतीक थे? किसने नहीं माना कि इंदिरा शक्ति की दुर्गा थी? आप ही ने इनको खत्म कर दिया, दो दो पैसे के लोग ले उठा उठा करके। इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की खुद की है। इसके लिए आप भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए और कोई पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस चुनाव से साबित हो जाएगा, भगवान करे 2029 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी जिंदा रहे, जीता रहे, जीतता रहे, और सेना हमारी एक बार हमारी सेना ऐसी हो जाए कि चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत से ज्यादा ताकतवर हो जाए, हम भूखे मर जाएंगे। एक तो धारा 70 हटा दी, लोगों ने कहा हिंदू नहीं बता देंगे क्या इसके अंदर? यह गलती है इंटरनल मैनेजमेंट की, सिद्धांतिक गलती का है। सिद्धांतिक रूप से 170 धारा हटा दी, अब आप भौतिक रूप से लोगों को बसा नहीं पाए। ये बच सकता है, कोई मेरे जैसा सरफर आ गया तो एक साल नहीं बता देगा, ऐसा तो आएगा नहीं। क्योंकि भाजपा में भी एक बड़ी खराबी है, भाजपा के अंदर संघ का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट मिलता है, उसको जगह मिलती है, और इसलिए अच्छे आदमी आते नहीं है। हालांकि यह भी तय है कि संघ ने कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, संघ ने राजस्थान में कभी एक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भैरू सिंह बने तो संघ के विरोध के बावजूद बने, वसुंधरा बनी तो मेरा विरोध किया संघ ने, मैं उनका मुख्य एडवाइजर और मेकर था, मैं ही एक सभी सीट लाने की घोषणा की थी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी अपने नेताओं, व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं के चुनाव के अंदर सुपीरियरिटी लानी पड़ेगी। मोदी जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, मोदी जैसे व्यक्तियों की राय लेनी पड़ेगी। भाजपा तो सर्वमान शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी, और देश का भला इसी में है, देश का हित इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी बनी रहे और इस देश को भारतीय जनता पार्टी का शासन लगातार क्रमशः मिलता रहे। गुड पॉइंट। एंड आपने जो कांग्रेस की पुराने दिनों की याद ताजा करवाई है, जिस तरह की कांग्रेस हुआ करती थी, तो आज क्या लगता है आपको देश की जो राजनीति है वो मूल्यपरक राजनीति है, इसमें चरित्र है, या कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है? किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? योग्यता परक राजनीति समाप्त हो गई, चापलूसी परक राजनीति आ गई, शमशाबाद का उदय हो गया, अच्छे लोगों को बुला दिया गया, बुरे लोग सत्ता में आ गए, योग्य लोगों की परवाह नहीं की गई, जो लोकप्रिय थे उनको हटा दिया गया, जो लोकप्रिय नहीं थे उनको बढ़ा दिया गया। इस देश की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इतना बड़ा पतन हुआ है देश की राजनीति का, इतना बड़ा देश की राजनीति का शोषण हुआ है, करने वाले चंद लोग, मरने वाले करोड़ों लोग। इसलिए इस राजनीति को अच्छी राजनीति नहीं कहा जा सकता। ये तो केवल एक शासन है जो नरेंद्र मोदी के राज में 3 साल तक, भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को फिर भी रक्षा की है। अन्य पार्टियों में सिद्धांत खत्म ही हो गए। 1 घंटे में सिद्धू को बना दिया, दूसरे घंटे में चन्नी को बना दिया। व्हाट इज ऑल दिस? चर्चा छेड़ दी है, एक बार आ गया मायावती अखिलेश का साथ देगी, दूसरे पल में आएगा मायावती साथ नहीं देगी, तीसरे पल में आएगा मायावती बीजेपी का साथ देगी, चौथे पल में आएगी मायावती के भक्तों को आज भी याद है कि मायावती की हत्या का प्रयास करने वाले लोग अब राज में आना चाहते हैं। ये सारी दुर्गतियां भाई, इसलिए देश ऐसा नहीं होगा जो अभी हो रहा है। भगवान करे इन पांचों राज्यों के अंदर एक बार और राष्ट्रवाद की जीत हो जाए। मैं हिंदूवाद नहीं, राष्ट्रवाद का भक्त हूं। अब ये अलग बात है कि 99% हिंदू राष्ट्रवादी है, तो घटा दो उनको। मैं इस पर क्या कर सकता हूं? आप क्या कर सकते हो इसके अंदर? आपका वाला क्या रोल है इसके अंदर? ये रोल तो देश की जनता का रोल है। मैं कभी मोदी जी से गुजरात चीफ मिनिस्टर से जब 2 बार मिला था, और उन्होंने मुझे एक ही लाइन कही एक दिन कि उमा भारती को खड़ा किया गया मेरे वोट काटने के लिए। मैं उमा भारती की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और गुजरात का प्रभारी था। मेरे को उनकी बात समझ में आई, मैंने उमा जी से जाकर के रिक्वेस्ट की, उमा जी ने खुद ने मैदान छोड़ दिया और मोदी जी के लिए रास्ता कर दिया। सेकंड टाइम में जब मैं गुजरात में था, तब नीतीश कुमार ने मोदी पर आरोप लगाया था कि मोदी टोपी क्यों नहीं पहनता है।
तब मैंने पूछा था नीतीश कुमार गुलाम नबी जनेऊ क्यों नहीं पहनता है, तभी लोगों ने मुझे जनता दल यूथ से छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने करीब मोदी का साथ दिया, मोदी की सच्चाई का साथ दिया, मोदी की राष्ट्रवाद का साथ दिया, और आज भी मोदी जी के साथ हूं। लोग बात कहते हैं आप जाके मिल लो, चंद्रराज सिंह भी जाके मिलता ही नहीं है। जिसको मिलना होता है वो मुझसे मिलने आता है। मैं अपने से बुजुर्ग से मिलता हूं, अपनी बड़ी उम्र के आदमी से मिलता हूं, चाहे वो मेरा पीए हो चाहे चपरासी हो, बड़े आदमी को प्रणाम करता हूं। कोई आदमी सत्ता शक्ति और पद के बल पर सोचे कि मैं जाके उसकी हाजिरी दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बिना मिले मैं उनका काम कर रहा हूं ना, मुझे प्रमाण नहीं चाहिए। लोग आपका इतना लाभ क्या होगा, मैं कहूं 75 साल के हो गए, सारी उम्र लाभ करते करते बुढ़े हो गए, क्या अभी उम्र में भी अपना लाभ देखूंगा मैं? या मैं देश का लाभ देखूं, धर्म का लाभ देखूं, संस्कृति का लाभ देखूं, मंदिरों का लाभ देखूं, काशी का लाभ देखूं, अयोध्या का लाभ देखूं, ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या का लाभ देखूं? आप बताइए। मैं सिंघवी साहब, आपने जब चन्नी साहब की और सिद्धू साहब की बात छेड़ दी है तो मैं लगे हाथ आपसे एक पंजाब के हालात के बारे में भी बात कर लेता हूं। पंजाब की क्या सिचुएशन लग रही है आपको? पंजाब में क्या लग रहा है, राजनीतिक माहौल किस तरह का लग रहा है? फिर हम चन्नू मारे सिद्धू को, क्या होना है? आप पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आप पार्टी का आदमी नहीं, न मैं कुमार आ गया योगेश की तरह उसका आलोचक, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं। दुनिया में मेरे गले में 10 तोले का सोने का एक चौकटा रहता है, आपको फोटो दिखाऊंगा अगली बार, अभी दिखा सकता हूं। उस पर छपा हुआ है जिसकी जवान का पता नहीं, उसके बाप का पता नहीं। मैं चाहता हूं सारे राजनीतियों को इसको अपने गले में लटका लेना चाहिए। अच्छा है या बुरा है, मैं कोई उसका केजरीवाल का प्रशंसक नहीं हूं, पर कम से कम उसने अपनी कई भी बात का 80% पूरा तो किया है। ये सारी करती नहीं है। पंजाब में क्या कर दिया इतने दिनों तक? क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर जब था वो पटियाला महाराजा, तब कांग्रेस कुछ और हो गई और आज कुछ और हो गई। कल जब सिद्धू भी आप में जाना चाहता था तब सिद्धू कुछ और था और आज कुछ और हो गया। इसलिए पंजाब की हालत में एक बात है, आप पार्टी नंबर 1 पार्टी आएगी। अब बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बचाने के लिए आपको मार दे, हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा तो मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का नशा ही टूट जाएगा, वो नशा ही चूर चूर हो जाएगा। अब मैंने तो उसको कह दिया गजेंद्र को, वो मेरे एक आया वहां का प्रभारी है मिनिस्टर सेंटर में, वो मेरे से 30 साल जूनियर था राजनीति में। अरे मैं कहा गजेंद्र ये मौका है, मोदी जी की बात रख लो या अपने मन की बात कर लो, तो वहां कुछ भी हो सकता है। मगर अगर भाजपा ने जरा बहुत भी शरारत दिखाई और मेयर वाला कांड नहीं किया जो वहां किया उन्होंने, तो आप नंबर 1 पार्टी है और आप पार्टी का आड़ा बुरा नहीं है। केजरीवाल लोकतांत्रिक आदमी है, जमान का पक्का है, दिल्ली को चमन कर दिया, गरीबों को न्याय कर दिया, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। ये पंजाब का फैसला आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। राइट, गुड पॉइंट। तो आपका ये मानना है कि पंजाब में जो चाहे किसी की भी सरकार बने लेकिन आम आदमी पार्टी का रोल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, तो अब हम आपसे राजस्थान के बारे में जानना चाहेंगे, चूंकि राजस्थान आपकी कर्मभूमि भी रही है, और राजस्थान में किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, एक तो ये बताइए। दूसरा हमें यह भी बताइए कि राजस्थान में विधानसभा का सत्र, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को किसानों का बजट बनाने की बात कही है। क्या मामला है ये पूरा? जनता का बजट होना है, किसान जनता का एक हिस्सा मात्र है, सारी जनता नहीं। किसान जनता का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। और अशोक गहलोत कहता है कि मैं इसको किसानों का बजट बनाऊंगा, तो क्या व्यापारियों को मार देगा, उद्योगपतियों को मार देगा? क्या करोगे तुम? क्या प्रोफेसर को मार दोगे? क्या नौकरी वालों को मार दोगे? गलत। अशोक गहलोत अमेंड, और ये बोलो कि मैं जनता का बजट बनाऊंगा, राजस्थान की जनता का बजट बनाऊंगा, राजस्थान के विकास का बजट बनाऊंगा, उसमें किसानों का सर्वाधिक मत होगा, ये बोलो। अब बोलने को तो क्या है, कबीरा दिना बावरी कई क्या सड़क पताल, आप उनके भीतर है जूती खाद कपाल। ये मैं अशोक जी का दोस्त नहीं मानता। इस वक्त आने वाले चुनावों की नजर में उन्हें किसानों के वोट चाहिए, और वो जानता है कि जाट किसी कीमत पर इनके साथ नहीं है। राजपूत ऑलरेडी आंदोलन करके अपनी ताकत दिखा चुके हैं, जब जाट नहीं, राजपूत, गुजर से केवल और केवल सचिन के भक्त हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का ही नाम लेंगे गहलोत जी? कोई मेरा और आपका नाम थोड़ी लेंगे वो। और तो सही किया उसने, यस किसानों का बजट बना दो भैया, हमारे को क्या तकलीफ है, हम तो खुद किसानों के भक्त हैं, हम तो नाथूराम जी के पुत्र हैं, अंधे भक्त हैं किसानों के। किसानों में जाटों का भला चाहते हैं, यादवों का भला चाहते हैं,
रैकों का भला चाहते हैं, अहीरों का भला चाहते हैं, हम सब किसानों का भला चाहते हैं। तो यह कहना चाहिए सर्वदलीय बजट बनाऊंगा, सर्वजातीय बजट होगा, सर्व समुदाय का बजट होगा, उद्योग का बजट होगा, विकास का बजट होगा, विकास का पैमाना तय किया जाएगा और राजस्थान के अंदर रीढ़ जैसे भ्रष्टाचार के भयानक कांड को जन्म देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तब मैं प्रसन्न होता। ये रीढ़ का कांड तो छोटा कांड है, कहां रुपये पहुंचे, कितने पहुंचे पता लगाओ। ये भारत सरकार की बेवकूफी है जो पता नहीं लगा रही है। सचिन ने सही कहा है, इस कांड की जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई से जांच। सचिन तुम बहुत सच बोलते हो, मुझे तुमसे बहुत शिकायत हो, अपनी पार्टी के खिलाफ बोल जाते हो। आप तो हमें भरा करो मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री की हमें भरेगा वो राजस्थान में जिंदा रहेगा। इससे सचिन जी आप बहुत कड़ा स्टेप ले लेते हो, आप ऐसा बढ़िया क्यों बोलते हो, मेरे समझ में नहीं आ रही है। जरूरी है आपको ये बोलना? आप सीधा बोलते हैं गर्भ की भूमिका की जांच होए, मंत्रिमंडल की भूमिका की जांच होए, रीढ़ की घटना की जांच होए, अपराधियों की जांच होए, मरे हुए विद्यार्थियों का कंपेंसेशन दिया जाए, उनकी शिक्षा गई, उनका जीवन गया, उनके वर्ष गए, इसकी सजा दी जाए। एनीवे कम से कम कांग्रेस में एक आदमी तो है जो सच बोलता है, आई कॉम्प्लीमेंट हिम। और मुझे पक्का विश्वास है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मिस्टर अशोक गहलोत इसकी जांच कर तह तक इसमें जाएंगे। और जैसा सचिन ने कहा, बड़ा से बड़ा आदमी अगर इसका अपराधी है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। तब मैं अशोक जी को कहना चाहिए ये बात, क्या कोई भी हो इस अपराध से कनेक्टेड किसी भी आदमी को सजा दी जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपके आज के इस पूरे वार्तालाप से यह भी लग रहा है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है इन दिनों और जो देखने सुनने में आ रहा है वो तो यही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो ये तो लग रहा है। लेकिन अब चूंकि प्रोग्राम के सूत्रधार हैं आप और कोई ऐसी बात जो मैं न पूछ पाया हूं तो वो और आप कह लीजिए, फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। मैं आपके इस कहावत का उपयोग उत्तर प्रदेश में एक बार करना चाहता हूं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब अतीक मोहम्मद नाम पेड़ को बोगे तो भाई वहां पर तो अतीक मोहम्मद ही पैदा होंगे। इसलिए अपराध मुक्त कर उत्तर प्रदेश को रखो, उस सरकार को मत लाओ जो अपराधियों को जन्म दे। और राजस्थान में ईमानदारी और चरित्र का एक ऐसा उदाहरण पेश करो, चाहे उसकी कीमत किसी को भी चुकाना पड़े। केवल सचिन ही बोला है, मुझे अच्छा होता अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट डोटासरा भी ये बोला होता, मुझे अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, उस पर लाठियां चलाई। क्या कोई इंसानियत है? क्या गलत था प्रदर्शन करना? व्हाट वाज रॉन्ग? मगर है, राजनीति को संकीर्णता से मुक्त करो, यही मेरा अंतिम संदेश है। वेरी गुड। तो ये थे हमारे साथ राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले और राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी साहब ने आज के इस एपिसोड में जिस तरह की बात कही है, वो यदि राजनेता सुन रहे हो और हमारे जो आगामी जागरूक जो राजनेता हैं वो भी सुन रहे हो, तो उन सबको इन बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।